चीन के 2017 के साइबर सुरक्षा कानून ने वैश्विक गोपनीयता संबंधित चिंताओं को जन्म दिया, खास तौर पर 2018 में लॉन्च किए गए एक लोकप्रिय ऐप टिकटॉक के साथ। भारत ने 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद दुनिया भर में इसी तरह की कार्रवाई की गई। अमेरिका ने बाइट डांस को टिकटॉक को किसी भी अमेरिकी फर्म को बेचने या प्रतिबंध का सामना करने के लिए मजबूर करने के लिए कानून पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति बाइडेन ने अप्रैल 2024 में हस्ताक्षर किए। बाइट डांस के आश्वासन के बावजूद अनाधिकृत डेटा एक्सेस जैसी घटनाएं ने जासूसी संबंधित चिंताओं को बढ़ावा दिया। चीन की साइबर युद्ध क्षमताएं, जिसका उदाहरण 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद हुए हमले से मिलता है, टिकटॉक जैसे ऐप के खतरे को उजागर करती है। इसने टिकटॉक के सुरक्षा जोखिम का वैश्विक मूल्यांकन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। साइबर सुरक्षा उपाय के रूप में जाना जाने वाला एक उपाय 2017 में नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी चीन की संसद में पेश किया गया था। इस उपाय को नवंबर 2017 में चीनी सांसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस विधेयक का दूसरा पहलू यह है कि चीन की साइबर सुरक्षा पर विचार करने के बावजूद सभी चीनी व्यवसायिकों को 2017 से अपना डेटा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था। 2017 में इस चीनी विनियम की सच्चाई दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए समझ से परे था। हालांकि अगस्त 2018 में एक चीनी डांस फॉर्म ने एक चीनी ऐप musical.ly को फिर से लॉन्च किया और कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की सहायता से इसे टिकटॉक का नाम से जारी किया गया। और इसके लॉन्च के बाद टिकटॉक ने इतनी तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की कि उपयोगकर्ताएं दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा समय बिताने लगे। और देखते ही देखते टिकटॉक के लाखों उपयोगकर्ता हो गए। भारत में खास तौर पर 2020 में टिकटॉक के 200 मिलियन उपयोगकर्ता थे। हालांकि बाद में सरकार को पता चला कि चीन कितना चालाक था और अधिकारियों को यह समझ में आ गया कि चीन के सोशल मीडिया कॉरपोरेशन का असली लक्ष्य उपयोगकर्ताओं का मनोरंजन करना नहीं बल्कि देश की जासूसी करना है। इसी वजह से भारत ने जून 2020 में टिकटॉक के अलावे अन्य कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में भारत के इस कदम की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। हालांकि तकनीक के मामले में सबसे विकसित देश माना जाने वाला अमेरिका को भी हाल के दिनों में भारत के अलावा टिकटॉक की चुनौती का सामना करना पड़ा है। आखिरकार टिकटॉक को एक चीनी फर्म के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन करने से रोकने वाले कानून को अमेरिका कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी को या तो खुद को एक अमेरिकी कंपनी को बेचने या संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने संचालन को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन के टिकटॉक के माध्यम से अमेरिका और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है। यही वजह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम यह भी समझेंगे कि अमेरिका में टिकटॉक बैन भारत में टिकटॉक बैन से अलग कैसे है और क्या अमेरिका को भारत से पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। दोस्तों, चलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करते हैं। चीन अपने नागरिकों की जासूसी करने के लिए टिकटॉक का उपयोग कैसे करता है। इन चीनी ऐप्स द्वारा चीन के गुप्त साइबर हमले को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और दोस्तों, आपको यह वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि यह वाकई दिलचस्प होगी। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। दोस्तों, नेशनल इंटेलिजेंस के निर्देशक के कार्यकाल या ODNI ने 11 मार्च 2024 को एक गोपनीय रिपोर्ट जारी की। इस अध्ययन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है।
शोध के अनुसार चीनी सरकार अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करने, टिकटॉक सामग्री के माध्यम से चीन समर्थक बयानों को बढ़ावा और अपने विश्वव्यापी प्रभाव को बढ़ाने के लिए टिकटॉक ऐप का लाभ उठा रही है। इस रिपोर्ट में ODNI ने अमेरिकी सरकार को टिकटॉक का उपयोग करके इस साल के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के चीन के इरादे के बारे में सचेत किया। इसके अलावे यह बताया गया कि चीनी प्रचार टिकटॉक अकाउंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 2022 के मध्यावधि चुनाव में दोनों दलों के उम्मीदवार को लक्षित करने के लिए नए अत्याधुनिक जनरेटिव AI का इस्तेमाल किया। इसके अलावे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्सर अपनी आशंका व्यक्त की कि चीनी टिकटॉक संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के प्रति लोकप्रियता शत्रुता को भड़का रहा है। इस तथ्य के कारण कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है, चीनी टिकटॉक ने इजराइल हमास संघर्ष के बाद फिलिस्तीन समर्थक सामग्री के साथ अमेरिकी युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करने में सहायता की है। इसके अलावा लोगों के फीड में सिर्फ इजराइल विरोधी सामग्री ही दिखाई दे रही थी। इस वजह से अमेरिकी अधिकारियों को यह समझ में आने लगा कि चीन किस तरह लोगों को भड़का रहा है और अमेरिकी नीति का उल्लंघन कर रहा है। नवंबर 2023 में इजराइल और हमास के एकजुट होने के बाद खुफिया एजेंसियों को ऐप की वैधता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ODNI की रिपोर्ट इसी का नतीजा है। इस खबर के बाद अमेरिकी सरकार ने अपने सभी प्रतिनिधियों को अपने स्मार्टफोन से टिकटॉक ऐप डिलीट करने का आदेश दिया। हालांकि अमेरिका यही नहीं रुका। इसके बजाय इसने टिकटॉक का स्वामित्व लेने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक दायर किया और प्रतिनिधि सभा ने अप्रैल 2024 में 360 से 58 के शानदार बहुमत से इस उपयोग को पारित कर दिया। इसके बाद यह उपाय अमेरिकी सीनेट से होकर राष्ट्रपति बाइडेन के सामने पेश किया गया। इसके अलावा बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और 24 अप्रैल 2024 को इस उपाय पर हस्ताक्षर किए। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अमेरिकी टिकटॉक प्रतिबंध का भारतीय टिकटॉक प्रतिबंध से कोई संबंध नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आइए अधिक गहराई में जांच करें। टिकटॉक पर भारतीय और अमेरिकी प्रतिबंध। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को संयुक्त राज्य अमेरिका में टिकटॉक के स्वामित्व अधिकार को त्यागने के लिए कानून पारित किया, बजाय इसके कि वह प्लेटफॉर्म का नियंत्रण लेने का सीधा आदेश जारी करे। इसका तात्पर्य यह है कि इस चीनी फर्म को अपने उत्पाद का संचालन जारी रखने के लिए अपनी अधिकांश इक्विटी एक अमेरिकी निगम को हस्तांतरित करनी होगी। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने टिकटॉक को इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 270 दिन का समय दिया है। अमेरिका इस अवधि को 90 दिन तक बढ़ा सकता है अगर इन 270 दिनों के दौरान उन्हें लगता है कि कोई लेन देन पूरा हो रहा है और टिकटॉक को जल्द ही किसी अमेरिकी फर्म द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। इस 90 दिन की अवधि में बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के कारण टिकटॉक के स्वामित्व अधिकारों को त्यागना होगा। इसका मतलब है कि इस चीनी फर्म को अपने उत्पादन का संचालन जारी रखने के लिए उसे अपनी अधिकांश इक्विटी किसी अमेरिकी कंपनी को देना होगा। इसके अलावा अमेरिका ने इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए टिकटॉक को इतना दिन का समय दिया है। इस मामले में शायद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद जीतने पर टिकटॉक को 90 दिन की अवधि देंगे। इस तथ्य के कारण कि ट्रंप ने अक्सर टिकटॉक को गैर कानूनी घोषित करने और प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पन्न खतरे पर चर्चा की है, वह नहीं जानते कि यह सॉफ्टवेयर उनके भविष्य के कार्यकाल के दौरान उन्हें कोई समस्या दे।
इस मामले में टिकटॉक को 170 मिलियन अमेरिकी उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को मार्केट करना होगा। हालांकि यह ऐप ऐसा कर सकता है, क्योंकि अगर यह ऐसा करता है तो अमेरिकी तकनीकी व्यवसायी इसके जाने माने एल्गोरिथम तक पहुंच पाएंगे, जो इस ऐप की प्राथमिक यूएसपी है। इसीलिए टिकटॉक और अन्य एप्लीकेशन में तुलनीय है। यह टिकटॉक के अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। परिणाम स्वरूप टिकटॉक निस्संदेह अमेरिका में प्रतिबंधित हो जाएगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। टिकटॉक को प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत था और भारत को इसके लिए किसी भी तरह के विधायी समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। दरअसल भारत ने पाया कि टिकटॉक के अलावे अन्य चीनी ऐप भी भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के अनुसार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इस आईटी अधिनियम के कारण भारत सरकार को टिकटॉक को प्रतिबंधित करने के लिए कोई नया विधेयक या कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में पूछताछ के मामले में भारत सरकार को अपने जवाब से संतुष्ट करने में असमर्थ रही। इसके अलावा भारत सरकार ने चीन के 2017 साइबर सुरक्षा कानून के मद्देनज़र इन ऐप्स को देश के लिए खतरा माना। इसके अलावा जून 2020 में टिकटॉक के सबसे बड़े बाजार भारत में इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत द्वारा इसे किसी अमेरिकी या अन्य भारतीय निगम को बचाने में कोई लालच न दिखाने के कारण टिकटॉक भारत के प्रतिबंध का विरोध करने में असमर्थ था। भारत के प्रतिबंध के बाद टिकटॉक का बुरा समय शुरू हो गया और इस ऐप को अफगानिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, बांग्लादेश, जॉर्डन, किर्गिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ताइवान, उज्बेकिस्तान सहित कई अन्य देशों में आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके विपरीत यूके, कनाडा, फ्रांस और बेल्जियम सहित पश्चिमी देशों की सरकारों को कानून द्वारा टिकटॉक का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके विपरीत यूके, कनाडा, फ्रांस और बेल्जियम सहित पश्चिमी देशों की सरकार को कानून द्वारा टिकटॉक का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टिकटॉक को चीन में कभी भी अनुमति नहीं दी गई। यानी बाइटडांस का दूसरा ऐप डूइन चीन में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस ऐप का वहां इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सोशल मीडिया की खुली छूट के बजाय चीनी सरकार के प्रतिबंध के तहत किया जाता है। ऐसे में अगर अमेरिका में इस ऐप पर प्रतिबंधित लगा दिया जाता है तो 170 मिलियन का सबसे बड़ा बाजार बंद हो जाएगा। इसके बाद चीन की टिकटॉक जासूसी की कहानी का अंत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आइए विस्तार में समझते हैं कि चीन इस प्रोग्राम का इस्तेमाल लोगों की जासूसी करने के लिए कैसे करता है। इसके अलावा यह टिकटॉक ऐप कितना जोखिम भरा है। चीन ने टिकटॉक पर कैसे जासूसी की। दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियाई साइबर फर्म ने जुलाई 2022 में इंटरनेट 2.0 पर टिकटॉक के बारे में कुछ जानकारी जारी की। शोधकर्ताओं ने पाया कि टिकटॉक ऐप अपने सोर्स कोड को दिखाने के बाद अत्यधिक मात्रा में डेटा एकत्र कर रहा है। दूसरे शब्दों में, यह सॉफ्टवेयर बहुत सारा उपयोगकर्ता डेटा एकत्र कर रहा है। टिकटॉक उपयोगकर्ताओं के स्थान के साथ साथ वह जिस डिवाइस पर ऐप का उपयोग कर रहा है उसका नेटवर्क और उसके डिवाइस पर उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप। तब यह दावा किया गया था कि ये सभी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन यही करते हैं, तो फिर टिकटॉक एक खतरा क्यों। इस प्रकार 2022 में बाइटडांस ने अपने स्वयं के सबूत पेश किए। 2022 में बाइटडांस ने स्वीकार किया कि इसकी बीजिंग शाखा के कुछ कर्मचारियों ने 2 पत्रकारों की जानकारी तक
ये दोनों पत्रकार अमेरिका और ब्रिटेन में काम करते थे। बिना अनुमति के बीजिंग में इन बाइटडांस अधिकारियों ने इन दोनों पत्रकारों के ठिकानों का पीछा किया था। वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या इन दोनों की मुलाकात टिकटॉक के किसी कर्मचारी से हुई थी जो मीडिया को चीनी संबंधित सामग्री लीक करने की फिराक में थे। इस मामले में यह सोचना उचित है कि बाइटडांस चीन की तानाशाही सरकार के सामने किसी तरह के डेटा की सुरक्षा कर पाएगा अगर वह अपने संगठन के भीतर उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। यह घटना अकेले ही दर्शाती है कि टिकटॉक साइबर सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ एक और सबूत है कि चीन टिकटॉक का उपयोग करने वाले लोगों की जासूसी कर रहा है, क्योंकि बाइटडांस ने लगातार अपने डेटा स्टोरेज प्रथाओं का बचाव करते हुए कहा है कि यह चीनी सरकार के साथ जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि आरोप है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कारण से चीन में कोई भी डेटा इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा है तो बीजिंग के कर्मचारियों ने बिना किसी अनुमति के यूएस और यूके के पत्रकारों की व्यक्तिगत जानकारी कैसे प्राप्त की। यदि फिर भी टिकटॉक की चीनी जासूसी के ये सबूत अपर्याप्त साबित होते हैं तो आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह लेख देख सकते हैं। बाइटडांस के एक कर्मचारी ने 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल से दावा किया कि चीनी सरकार के पास 2018 में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शनकारियों की जासूसी करने के लिए टिकटॉक का उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच थी। ऐसा करने के लिए अधिकारियों ने उपयोगकर्ताओं के फ़ोन नंबर, सिम कार्ड, आईडी कार्ड और आईपी एड्रेस तक उनके टिकटॉक नेटवर्क की जानकारी से प्राप्त किए। फोर्ब्स ने यह भी पाया कि बाइटडांस और टिकटॉक ने अपने ऐप का इस्तेमाल प्रसिद्ध चीनी सांसदों और मशहूर हस्तियों की व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने के लिए किया है। इसके अलावा चीन अपने कुछ साइबर हमलों में इस डेटा का उपयोग करता है। आइए इस पर करीब से नज़र डालें। चीन अपने साइबर हमलों को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक के डेटा का कैसे फ़ायदा उठाता है। अमेरिकी नीति थिंक ग्रुप रैंड द्वारा 2009 में एक शोध जारी किया गया था। इस पेपर में एक चीनी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार सदी में साइबर युद्ध उतना ही आम होता जा रहा है जितना पिछली सदी में परमाणु युद्ध था। इससे पता चलता है कि साइबर युद्ध अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में चीन की हैकिंग कैसे संभव हो सकती है। दोस्तों, ऐसा करने के लिए उसे दूसरे देशों के डेटा के साथ साथ दूसरे देशों के कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन तक पहुंच की भी ज़रूरत होगी। इन हैकर्स को टिकटॉक और उससे जुड़ी ऐप इस काम में मदद करते हैं। भले ही टिकटॉक की इसमें संलिप्तता स्पष्ट ना हुई हो, फिर भी आप कुछ उदाहरणों पर नज़र डालकर इसे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए 15 जून 2020 को लद्दाख में गलवान घाटी के पास चीन और भारत के बीच एक खतरनाक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अपने बड़े नुकसान के बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई में साइबर हमला करने का विकल्प चुना। उस समय भारत में टिकटॉक अभी भी वैध था। इस घातक संघर्ष के बाद चीनी हैकर्स ने 5 दिनों में भारत को 4300 से अधिक बार निशाना बनाया। बहरहाल एक अलर्ट भी जारी किया गया था, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी को पहले से ही संदेह था कि चीन हैकर्स का उपयोग करके भारत पर हमला कर सकता है। दोस्तों, चीन और उसके अनुप्रयोगों के एक साथ काम करने का एक प्रमुख उदाहरण यह है कि जिससे चीन ने भारत के खिलाफ लॉन्च किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास साइबर हैकर्स की सेना है, जिसे सरकार से फंडिंग मिलती है और वह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंधित है। इस मामले में यह स्पष्ट है कि ये सरकार अगर हैकर्स की सेना बना रही है तो निस्संदेह उन्हें काम करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी या लक्ष्य प्रदान करेगी।
टिकटॉक जैसे जाने माने ऐप से ज़्यादा कारगर और क्या हो सकता है। संक्षेप में इस अर्थ में यह अन्य जगहों पर भी प्रदर्शित किया गया कि चीन वर्षों से टिकटॉक के जरिए लोगों की निजी जानकारी का शोषण कर रहा है, एक ऐसी प्रथा जिस पर भारत के अलावे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाहरी दुनिया द्वारा चीन के निजी विरोधी के रूप में इसकी आलोचना की जा रही थी। जब से संयुक्त राज्य अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है, पश्चिमी देशों ने इस पर ध्यान दिया है और अब हर कोई इस ऐप से बचने पर चर्चा कर रहा है। दोस्तों, यह दर्शाता है कि चीन किस तरह से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति बढ़ाने और लोकतंत्रों में गलत सूचना फैलाने के लिए कर रहा है। साइबर हमला, जिसे चीन 21वीं सदी की वास्तविकता बताता है, अगर इसे अन्य देशों में प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तो टिकटॉक पर डांसिंग वीडियो बनाने वाले उपयोगकर्ता के माध्यम से पूरे देश को संगठित करेगा। दोस्तों, इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि वीडियो मनोरंजक था। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह आनंददायक लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।